बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये मुहावरा अमलन हमें नज़र आ रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी में। 2 साल से उस वक्त की जो हुकूमत थी और यकीनन उनके लिए एक बड़ा चैलेंज जो था वो मईशत के हवाले से था, इकॉनमी क्राइसिस के हवाले से था। लिहाजा वतन अज़ीज़ का ये बड़ा चैलेंज उनके लिए प्रायोरिटी बेसिस पर रहा और जिस तरह से मुआशी इक़्तिसादी और तरक्याती तरजीहात की बुनियाद पर जो वसअत दी गई, जो इक़दाम लिए गए, उसका दुरुस्त तयन किया गया, उसके नताइज आने शुरू हो गए हैं। पहले सीपैक के हवाले से हमने देखा था कि उसके बाद SIFC का अम्ब्रेला जो है फास्ट ट्रैक पर उसने काम किया और सरमायाकारी आनी शुरू हो गई। दीगर मुआशी इक़दाम भी लिए गए, उससे पाकिस्तान के जो मईशत के हवाले से अशारिये थे वो पॉजिटिव आने शुरू हो गए। ख़ास तौर पर महंगाई जो कि एक आम आदमी का उससे लेना देना है, इस वक्त जो रिकॉर्ड की जा रही है 17% से जो है कम महंगाई रिकॉर्ड की जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के हवाले से मिडिल ईस्ट और गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए बड़ा आइडियल होता जा रहा है। पहले सऊदी अरब ने आके $5 अरब की सरमायाकारी की बात की थी, फिर ईरान के सदर आए थे, उन्होंने तिजारत को $10 अरब तक ले जाने का इंडिया दिया था। इस वक्त कतरी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं और यकीनन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत हो रही है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ हुकूमत ने आते ही मईशत के हवाले से जो बड़े कंसर्न बिल्ड किया था उसके नताइज आने तो शुरू हो गए, लेकिन उसका एक और अहम इक़दाम हमें नज़र आया है, हुकूमत का 5 ईज़ फ्रेमवर्क का क़याम। इस 5 अहम पिलर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे जो कि एनर्जी, एक्सपोर्ट, एनवायरनमेंट, इक्विटी और एम्पावरमेंट के ऊपर है। हुकूमत ने कुछ माह कबल जो है वो टर्न अराउंड पाकिस्तान के नाम से बल्कि 2022 में एक इजलास बुलाया था, कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े फ़िलासफ़र को बुलाया गया था, स्कॉलर्स को बुलाया गया था और इंटरनेशनल मंदूबीन भी उसमें शामिल थे और दावत दी गई थी कि किस तरह हम पाकिस्तान को जो है सस्टेनेबल इकॉनमी उसकी बिल्ड करें, ग्रोथ करें, उस पर बात की गई थी। आज इसी पर बात होगी कि 5 ईज़ फ्रेमवर्क पर हम किस तरह इसको नाफिज किया जा सकता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा कि ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन साबित हो। गेस्ट का तारुफ करा दूं, ज़ुबैर तुफ़ैल साहब वेल नोन पर्सनैलिटी FPCI के साबिक़ सदर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन हबीब साहब फॉरन एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी मोहम्मद असफर अहसन। सर, ज़ुबैर साहब, बड़ी अच्छी बात है जिस तरह हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब एक पंजाब में जब CM की पोस्ट पर थे तो हमने उनकी शहबाज स्पीड देखी थी। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी हमें पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से वही स्पीड उनकी नज़र आ रही है। गो कि बहुत सारे हर्डल्स, हिचेस हैं, लेकिन यकीनन इतने 2 साल में, इतने कम अरसे में ये जो असरात हमें नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको पता है कि हमारी मईशत जो है वो कुछ अरसे से चैलेंजेस का शिकार थी। बाज़ जगह रुकावटें थी, कुछ IMF के प्रोग्राम थे वो सेटल हो गया है और उससे पहले जितने भी नेगोशिएशन के महीने थे वो मुल्क के लिए सख्त थे। IMF ने जो भी टारगेट्स दिए गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया और फाइनली वो एग्रीमेंट साइन हो गया। ठीक। और आगे जो है रास्ता आपको अच्छा नज़र आ रहा है। रहा मसला कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का, तो इस वक्त 2 ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। उसमें सबसे अव्वल सऊदी अरब है और दूसरा चाइना है। चाइना पहले भी इन्वेस्ट कर रहा था, CPEC में भी उसने बहुत इन्वेस्ट किया और अब भी इन्वेस्ट कर रहा है। सऊदी अरब जो है वो हमारे मुल्क में बहुत दिलचस्पी ले रहा है, ना सिर्फ पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरी में, उसके अलावा भी वो जो है एग्रीकल्चर में भी इंटरेस्ट ले रहा है। उनका इंटरेस्ट है कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट फार्मिंग करें और यहाँ से फिर जो फूड सिक्योरिटी है नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान ऑल्सो फॉर द रीजन, कि यहाँ पे इतना जो अनाज उगाया जाए कि वो पड़ोसी ममालिक को भी जो है मुहैया किया जा सकता है। और उसके बाद तीसरी जो जगह है जहाँ पे सऊदी अरब काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है वो है माइंस एंड मिनरल्स, माइनिंग के अंदर भी उनका बहुत इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि जो भी हमारे अहम इलाके हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और KPK में, तो वो उसमें रेकोडिक का प्रोग्राम है, उसमें भी वो शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं और एक्सपेक्टेड है कि वो गालिबन इस महीने या अगले महीने में उसमें कोई मुआहदा भी साइन होगा। तो पाकिस्तान के लिए बज़ाहिर सूरत हाल अच्छी नज़र आ रही है। यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ साहब वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि तकरीबन हर महीने किसी न किसी मुल्क का दौरा करते हैं और वहाँ से इक़्तिसादी ताउन की बात करते हैं। अब हुकूमत का ये रवैया जो थॉट है वो चेंज हो गई है कि आप लोन की बात ना करें, आप बात करें इकोनॉमिक्स, ट्रेड की बात करें, उसमें एक दूसरे के साथ ताउन करें और जो कुछ हम अपने मुल्क की चीज़ों
यहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल है उसको हम देखें कि वो हम उसको कैसे डेवलप करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के अलावा हमारा कोई रास्ता नहीं है। एक्सपोर्ट करेंगे, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है इसको किसी न किसी तरह से बिल्कुल नैरो डाउन करना है। और ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ उन पाकिस्तानियों का कि जो बैरून मुल्क रहते हुए हमें 28-30 अरब डॉलर रिमिट करते हैं। और इस दफ़ा भी आया कि अप्रैल में भी उन्होंने 2.4 बिलियन डॉलर रिमिट किए हैं। तो ये एक खुशाइंद बात है। और लेकिन असल बात ये है कि एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ही जो है मईशत अपने पाँव पे सही तरह खड़ी होगी। बड़ी अच्छी बात की हसन हबीब साहब। हम हमेशा डिप्लोमेसी की जब बात करते हैं या बैरूनी ताल्लुकात दूसरे ममालिक से बात करते हैं तो सिफारती ताल्लुकात आते हैं जहन में, इक़्तिसादियात, तिजारत, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, बाहमी ताउन, सारा कुछ। अनफॉर्चुनेटली 2018 से 2020 तक की 21 तक की जो 22 तक की जो हुकूमत थी उसमें सब चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक हो गई थी। हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई थी। अब दुनिया जो है वही हम बात करते हैं कि बायलैटरल ताल्लुकात पे जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रायोरिटी बेसिस पे होता है वो इकॉनमी होता है। इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं इस हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इकॉनमी को कितना अहम रोल अदा मतलब उसमें शामिल किया गया है प्रायोरिटी बेसिस पे? थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है वो तो बेसिकली जैसे आप इकनॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं उसके गिर्द रिवॉल्व करती है, जो हमें ज़रूरत भी इस वक्त है कि हमारे जितने दोस्त हैं और जो दोस्त नहीं हैं वो भी पाकिस्तान से अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात इम्प्रूव करें। इन्वेस्टमेंट पे फोकस है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ नई टेक्नोलॉजी आती है। अब जैसे रिकॉर्ड एक्ट में सऊदी जब आएंगे तो $1 बिलियन की उम्मीद है, तो उसके बाद कम से कम हमें नई टेक्नोलॉजी आएगी माइनिंग में, जिसकी हमें शदीद ज़रूरत है। और जैसे आपने 5 ईज़ के लिए कहा था, उसमें एम्पावरमेंट का जो एलिमेंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट, इसलिए कि अभी जैसे अगर आप देखें तो एनर्जी जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें इंफॉर्मेशन गैप है। जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की और जिस कॉस्ट पे है वो मिल नहीं रही है। तो ज़रूरत इस बात की कि न सिर्फ हम एनर्जी का अपना वो बढ़ाएं अवेलेबिलिटी, उसकी कॉस्ट की तरफ भी तवज्जो दें। अभी जैसे हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कोई 42,000 किलोवाट है और हमें 30 से ऊपर नहीं मिलती, तो इसका मतलब 1/4 ऑफ आवर कैपेसिटी इज़ अंडर यूटिलाइज्ड। इसी तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है, जब तक हमने उसको इम्प्रूव नहीं किया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी मिक्स में, कि आपकी कैप्टिव पावर्स पे आपका फोकस हो, आप सोलर पे जाएं, रिन्यूएबल्स पे जाएं और किसी तरह से अपनी एनर्जी का बिल करें। जैसे तुफैल साहब ने कहा, एक्सपोर्ट बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी जब तक नहीं होगी आपको रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। इसके लिए लेजिस्लेशंस हैं मौजूद और उनको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जितने भी लोकल या फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब उनकी प्रोडक्ट आए तो उस पर एनर्जी एफिशिएंसी लेवल्स हों। अभी जो हमारा एनर्जी का जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो यूरोप से कम दुगना है नेगेटिव साइड पे। यानी अगर 1 किलोवाट की मोटर यूरोपियन है तो वो हमारे यहाँ 2 किलोवाट की बनती है। तो इसका हमें सदेबाप करना है ताकि हमारी मईशत आगे चले, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो और हमारी एक्सपोर्ट्स आगे चले। ठीक है, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके मोहम्मद असफर एहसन साहब। शुक्रिया असफर साहब, आपने हमें टाइम दिया। असफर साहब, बड़ी अच्छी बात है जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो बड़े पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, ये तो मालियाती इदारे, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे भी इसको इंडोर्स कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान के पास ऐसा क्या ऑफ़र कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान कि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का इंटरेस्ट और गल्फ़ कंट्रीज़ का इंटरेस्ट बहुत बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान तो आइडियल मुल्क में शामिल होता जा रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। बात यह है कि इस वक्त गल्फ इंटरेस्ट जो कंट्रीज उनका बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करते हैं तो वो जेन्युइनली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बट ये इंटरेस्ट आज से नहीं है, इंटरेस्ट पिछले कई साल से है, जब से ये सऊदीया का अपने यहाँ फेस देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के बाद। और ये कई बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान अवेल कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमने कई साल इसमें जाया किया स्टेट ऑफ पाकिस्तान और हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पा रहे। अभी भी रिसेंटली इन्होंने $5 बिलियन का पैकेज एक अनाउंस किया है, जिसमें मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस दफा फाइनली जाके 1 या 2 G2G के प्रोजेक्ट्स फाइनल हो जाएंगे। बट उसके बाद अगर हम G2B की बात करते हैं और B2B की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी टाइम लगेगा।
दे आर बियॉन्ड सीरियस, बट हमें अपने घर को सीधा करना होगा, हमें अपनी पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेकर आना होगा जिस पे काम चल रहा है, हमें वो इंसेंटिव्स देने होंगे जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होती हैं, और साथ में हमें उस जगह पर आके खड़ा होना होगा जहाँ पे हम किसी भी कंट्री को बशमूल गल्फ कंट्रीज और किसी भी इन्वेस्टर को एक एश्योरेंस दे सके कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना सऊदी इन्वेस्टर्स का, वो बहुत ज्यादा है, और उनका यही ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि आज पॉलिसी कुछ है, 6 महीने बाद या साल भर बाद पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो ये कुछ एश्योरेंसेस हैं, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैंडस्केप होता है इन्वेस्टमेंट का, वो में अपना बेहतर करना होगा। अगर हम ये बेहतर कर लेते हैं तो ये 5 बिलियन नहीं, ये 10 बिलियन भी हो सकते हैं, वरना आपको $1 बिलियन भी नहीं मिलेगा। तो आपको जो मोमेंटम बनाना है वो ये बनाना है कि G2G के कुछ प्रोजेक्ट्स तो हैं जो फाइनल हो सकते हैं, और मैं समझता हूँ 1-2 प्रोजेक्ट फाइनल होने जा रहे हैं अगले 1 से 1.5 महीने में। लेकिन इसके अलावा G2B में और B2B की जो पूरी एनवायरनमेंट बननी है, उसके लिए आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना होगा, और उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करना है। कि दुनिया में आप किसी भी जगह से अगर FDI की बात करते हैं, आप उस वक्त तक सस्टेनेबल FDI अचीव नहीं कर सकते जब तक आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, जिसमें लोकल इन्वेस्टर भी है बिल्कुल, और वो फॉरेन इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, जब तक आप उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सर ये जो SIFC का प्लेटफॉर्म है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के इस अम्ब्रेला को फॉल किया गया है, ताकि जो भी हिचेस हैं, ब्यूरोक्रेसी के मामला आते हैं, फाइल्स के इश्यूज हैं, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब तक हम लोकल इन्वेस्टर्स को उसके साथ ताउन नहीं करेंगे, तो वो पहली प्रायोरिटी है हमारी कि हम अपने लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करें। देखिए SIFC एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं समझता हूँ बहुत आउटस्टैंडिंग काम हुआ है फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, और उसमें फर्दर बेहतरी आ रही है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये फैसिलिटेशन के मोड से भी बाहर निकलना होगा। आपके प्रोजेक्ट्स रेडी नहीं है आपके पास, तो आपको मार्केट सैलरीज पे वो प्रोफेशनल हायर करने होंगे SIFC के अंदर भी, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां पर आपके लोग आज के चाइना को, आज के सऊदी अरब को और आज के बड़े इन्वेस्टर को हैंडल कर सके, प्रोजेक्ट्स को रेडी कर सके। आज भी हमारी गवर्नमेंट में वो लोग नहीं हैं जो प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रेडी कर सके। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जिसमें जो एग्जिस्टिंग ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ आप प्राइवेट सेक्टर के मार्केट सैलरीज पे लोग लेकर आए, जिनका एक टैलेंट है, जिनकी कैपेबिलिटीज हैं। आप सऊदी एक्सपर्ट्स लेकर आए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स लेकर आए, चाइना को डील करने के लिए चाइना एक्सपर्ट्स लेकर आए जो उनकी चीजों को समझते हैं। मेरा जो आज BOI में बैठा हुआ या किसी भी मिनिस्ट्री में बैठा हुआ चाइना डेस्क का जो एक्सपर्ट है, वो आज के चाइना को डील नहीं कर सकता। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर सऊदी अरेबिया एंड गल्फ कंट्रीज, बिकॉज सऊदी अरेबिया जो है ना आज दुनिया की सबसे हैपनिंग प्लेस है। रियाद इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन द वर्ल्ड एज फार एज द बिजनेस एंड इकोनॉमी इज कंसर्न। बिल्कुल ऐसे लेकिन आज के सऊदी अरेबिया को डील करने के लिए, बिकॉज वहां जो लोग बैठे हैं जो डील करते हैं, कोई मैरिलैंड से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, यहाँ पे हमने डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर लेवल के लोग बिठा के हम डेलीगेशंस में बिठा देते हैं। तो ये मैं क्रिटिकल फीडबैक दे रहा हूँ जिनको आपने एड्रेस करना होगा। आपको वो कैपेबल टीम्स और वो कॉम्पिटेंट टीम्स डेवलप करनी होंगी जिससे पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सके। मैं ये बिलीव करता हूं, और मैं जो बिलीव करता हूं वो ग्राउंड रियलिटी पे बेस करके बिलीव करता हूं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी इंसाइट्स हैं, वो ये है कि पाकिस्तान सिर्फ सऊदी अरेबिया से कई $1 बिलियन साल के अट्रैक्ट कर सकता है, साल के, एवरी ईयर। बट उसके लिए हमें अपना किबला काबा चेंज करना होगा। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरे अपने घर को सही करने की, वो तमाम फैसिलिटेशन मोड, और उसके लिए जो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसको जब तक आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे। देखिए, अगर आपका पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है और जो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर चुका है, अगर वो सेटिस्फाई होता है, वो खुश होता है, आप यकीन करें आपकी जेवीज खुद शुरू हो जाएंगी, आपकी कोलैबोरेशन खुद शुरू हो जाएंगी। ये चीज को अंडरस्टैंड करने की बात है, और ये अंडरस्टैंडिंग है। जो मेरी गुफ्तगू इस वक्त गवर्नमेंट में हुई है, लास्ट वीक आई वाज इनवाइटेड टू द प्राइम मिनिस्टर हाउस फॉर अ ब्रीफिंग ऑन सऊदी अरेबिया एक्चुअली, एंड सेम वर माय पॉइंट्स एंड दे वर रिसेप्टिव, बियॉन्ड रिसेप्टिव। तो आपको ये तमाम चीजें करनी है अगर आपको इस दफा आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बड़े कॉम्पिटेंट लोगों को जो है मतलब लेकर आना ज़रूरी है। उसके बगैर हम कोई फ्रूटफुल नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। ट्रेड पॉलिसी स्ट्रेटेजिकली भी हमें उस पर भी काम करना होगा। साथ साथ आप ये भी समझ रहे हैं कि हमें बार्टर ट्रेड को, मतलब और भी जो मल्टीपल जो हमारे एफर्ट्स हैं उन पर भी फोकस करना ज़रूरी होगा साथ में। असफर साहब, हमें देखें, जो एक पिक्चर बनती है ना लार्ज, उसके लिए आपको सारे डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। जब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना,
तो खूबसूरत सी पिक्चर बनती है। तो ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करना होगा, हमें कोलैबोरेटिव मोड में आना होगा। हमारे यहाँ आइसोलेशन में काम करती हैं, मिनिस्ट्रीज भी आइसोलेशन में काम करती हैं, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है पर अलग अलग काम कर रही होती हैं। प्राइवेट सेक्टर को, जो हमारा बिजनेसमैन है, जो लोकल बिजनेसमैन है, उसको आपको कंप्लीटली एंगेज करना होगा, क्योंकि उसके फीडबैक पे आप चलेंगे। फिर आपको ब्यूरोक्रेसी को कंप्लीट एंगेज करना होगा, आपको मिलिट्री ऑलरेडी आपकी SIFC के प्लेटफॉर्म पे एंगेज हुई भी है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी एंड द प्राइवेट सेक्टर, इन चारों की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट होगी, उसके थ्रू पाकिस्तान में आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये नहीं कि आज आप समझे कि कल जो है वो $10 बिलियन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये समझने की जरूरत है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान का जो FDI का इनफ्लो था लास्ट ईयर का, वो $9.5 बिलियन था। हमारा जो FDI इनफ्लो था वो सिर्फ $1.76 बिलियन था। हम 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। काजाकिस्तान जो हमारी एक और नेबरिंग कंट्री है सेंट्रल एशिया में, उसका $27.86 बिलियन की FDI इनफ्लो है 2022 की, और सेम केस ऑफ 2023। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इन तमाम कंट्रीज ने आसियान में, फार ईस्ट में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में जिन कंट्रीज के साथ मसले चल रहे थे, मसाइल चल रहे थे, उन्होंने पिछले 8-10 साल में वो कौन सी पॉलिसीज दी, किस तरह से अपने घर को सीधा किया, किस तरह से वो पॉलिसीज को बेहतर कर सके कि आज वहां पर एक सस्टेनेबल FDI आ रही है, आज वहां पर इन्वेस्टर जो लोकल है वो ग्रो कर रहा है, और उसके थ्रू उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। ये शॉर्ट टर्म के नहीं, इसके लिए लॉन्ग टर्म की एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मैं बात बहुत जिम्मेदारी से करता हूँ हमेशा, बिकॉज मैंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हेड किया पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान के पास कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। आज की तारीख में भी पाकिस्तान को 20 से 25 साल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी होगी। पाकिस्तान जब तक एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, और जब तक हम इस कंडीशन में नहीं आएंगे कि हम किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी कंट्री को एश्योरेंस दे सके फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी फॉर मिनिमम 8 to 10 years, पाकिस्तान कुछ अट्रैक्ट कर भी लेगा तो वो कभी सस्टेनेबल नहीं होगी। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उस इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें काम करना चाहिए, और उन इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको कॉम्पिटेंट टीम्स चाहिए, राइट पर्सन चाहिए, राइट प्लेसेस पे, चारों सूबों के अंदर भी और फेडरेशन के अंदर भी। ठीक है, आपकी सजेशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड के हवाले से भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के खित्ते में तिजारत बड़ी महदूद है, लेकिन तिजारत के फरोग के लिए वसी मौके मौजूद है, उस पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जो स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट की है वही ट्रेड की स्ट्रेटजी है। हर चीज की एक स्ट्रेटजी है। लैक ऑफ हमारी एब्सेंस ऑफ स्ट्रेटजी पे ना, उसमें काम नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ये तमाम, जो आप ट्रेड की बात करें, आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, इवन आप एजुकेशन की बात करें, आप हेल्थ केयर की बात करें, आप क्लाइमेट की बात करें, आप पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, हमें एज कंट्री ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है। आवर पॉपुलेशन साइज इज 250 मिलियन एंड बाय 2047 आवर साइज विल बी 400 मिलियन। तो हम दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, हम कोई यूरोप या अफ्रीका की छोटी कंट्री नहीं है। हम एडहॉक सिस्टम पे जो चलते हैं हर चीज में, वो सिस्टम पाकिस्तान को कभी भी प्रॉस्परस नहीं कर सकेगा। हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा हर शोबे में, हर सेक्टर में, इकोनॉमी के हर उसमें, चाहे वो ट्रेड की बात करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात करें। हमारे यहाँ एक एडहॉकिज्म है जो सबसे बड़ी रूट कॉज है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। और अगर हम सऊदीया को, गल्फ कंट्रीज को, आज की गल्फ कंट्रीज को, जितनी वो डेवलप हो गई हैं, जितनी वो एडवांस हो गई हैं, अगर हम आज भी एडहॉकिज्म के थ्रू उसको ट्रीट करना चाहते हैं, मैं आपको बहुत पेन के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ख्याल है हुकूमत बड़े एफर्ट कर रही है इस वक्त। असफर साहब, बस एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सर, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। 5E फ्रेमवर्क के इजरा के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ, उस पर लास्ट कमेंट कर दीजिएगा आप। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, बाकी जो पूरी टीम है, they are serious, they are beyond serious, they are working in the right direction. But इसकी कंटिन्यूएशन की और इसमें कंप्लीट सपोर्ट की जरूरत है, इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। अगर इस दफा हम ये कर जाते हैं, मैंने आपको इसलिए बोला कि पहली दफा मैं ये देख रहा हूँ कि अगले 1-1.5 महीने में 1-2 जो D2D प्रोजेक्ट्स हैं वो होंगे, बट उसके बाद जो फॉलो अप आपका होना है G2B के लिए और B2B के लिए, आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान और अपने घर को सही करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया असफर साहब, आपने टाइम दिया। सर जुबैर साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी। हम वही शुरू से एक बात करते हुए आए कि एक
तसलसल के साथ जो है वो इकोनॉमी पॉलिसी की ज़रूरत है, जो कि असफर साहब ने भी बात की। अब हुकूमत SIF से यही है कि भाई कोई भी हुकूमत आए जाएगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो एक बना हुआ है प्लेटफॉर्म वो उसी तरह एक्टिव रहेगा। अब हम ट्रेड को ले लें या फिर हम ले लें इन्वेस्टमेंट को, पॉलिसीज़ उसी तरह एक ही होती है। किस तरह हम तिजारत और कारोबार में आसानी पैदा कर सकते हैं? देखिए, जैसे असफर एहसन साहब ने कहा ना कि आप पहले लोकल इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करें। लोकल इन्वेस्टर आज भी जो है ना उन इदारों से सेटिस्फाई नहीं है जिनके साथ उसका रोज़ वास्ता पड़ता है, और मेरा इशारा इसमें सबसे पहले FPR की तरफ है। ये वो लोग हैं जो मईशत को न चलने देते हैं न बढ़ने देते हैं। हर वक्त हर सनत के ऊपर झूठे नोटिस भेजते हैं और आखिर में उनका मकसद होता है कि अपनी जेब के लिए पैसे भरें। और यही वो लोग हैं जो मुल्क में मईशत को तरक्की देने से रोक रहे हैं। अब मैं समझता हूँ अगर इनके ऊपर सख्ती ना की गई, ये इस हुकूमत को भी नाकाम कर सकते हैं। ये FBR बहुत ख़तरनाक इदारा है पाकिस्तान का, जो 70 साल से चल रहा है, और आहिस्ता 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 वो कभी भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते, वो अपने हाथ से कुछ छोड़ना नहीं चाहते। तो इसको सबसे पहले इनको हुकूमत तो चाहिए इसको काबू करे। और मैं समझता हूँ जो अब वज़ीर खजाना तो लेने डिजिटाइजेशन भी की जा रही है, वज़ीर खजाना जो नए आए हैं, मुझे इनसे काफ़ी उम्मीद है कि इन्होंने कॉम्पिटेंट है, इन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक चलाया हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकते हैं। देखिए, अगर लोकल इन्वेस्टर सेटिस्फाई होगा तो फॉरेनर आएगा। अभी जैसे सऊदी इन्वेस्टर्स आए थे कराया इस्लामाबाद में ऑन मंडे, पिछले मंडे में, और उन्होंने पाकिस्तानी बिजनेसमैन से मुलाकात की, मीटिंग की। वो कहते हैं अच्छा जी हम भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर हम उनको कहें कि हाँ जी हालात बहुत अच्छे हैं तो वो आ जाएंगे, अगर हम उनसे कहें हालात अच्छे नहीं हैं तो वो नहीं आएंगे। तो बहरहाल वो तो एक फॉरेनर होता है, तो उसके आगे तो अगर हमारे हालात बुरे भी होते हैं तो हम अच्छे ही कहते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर हालात को बेहतर करना चाहिए। देखिए, इस वक्त सऊदी अरबिया है, वो एक ऐसी कंट्री है जिनके पास बेइंतहा फंड्स अवेलेबल हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इंडिया में भी कर रहे हैं, मलेशिया में भी कर रहे हैं, चाइना में भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी करेंगे। देखिए, हमारे करीब भी हैं, और जो वहाँ पे इस वक्त क्राउन प्रिंस हैं, उनको उनके दिल में ना पाकिस्तान के लिए एक ख़ास ऐसी सोच है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी जो मुश्किलात से बाहर निकले, क्योंकि हर वक्त ये लोग जो हैं कर्ज़े मांगते रहते हैं मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों से। वो चाहते हैं कि इनकी तिजारत और इनकी सनत अच्छी हो, तभी वो आपकी बात कर रहे हैं कि वो मिनरल माइनिंग में बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे या रिफाइनरी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत खुशाइंद हैं, बहुत खुशाइंद हैं, इनको साथ लेके चलना चाहिए। और आप इन लोगों को इतनी सहूलत दें कि वो खुद ब खुद यहाँ आके इन्वेस्ट करें। और ऐसा ही हुआ है, देखिए ना, पहले एक डेलीगेशन आया, फिर बिज़नेस टू बिज़नेस उनका वफ्द है, अब MBS की भी आने की उम्मीद की जा रही है, कभी इम्कानात हैं। आपने अच्छी बात की, FBR के हवाले से हाईली सस्पेंशन तो की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, सख्त इकदाम भी किए हैं, बहुत अच्छा किया, और ये करना चाहिए। और ज़ीरो टॉलरेंस है, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर साहब इकॉनमी को लेके और तमाम कंसर्न इदारों को लेके वो खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं, और वो ज़ीरो टॉलरेंस है, उनमें कोई चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं करे। हसन नबी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी असफर साहब ने भी, और मैं भी ये समझती हूँ कि जो हम जब तक इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पाकिस्तानी सफारत खानों में तैनात जितने भी तजारती और सरमायाकारी वाले अफसरान हैं, उनका भी एक बड़ा अहम रोल बनता है। उस हवाले से क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, ये तो आज से कोई 20 साल से हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं, गो के ख़ास कामयाबी नहीं होती, जिसकी वजह असफर साहब ने भी बयान किया था कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी तैयार नहीं है चेंज के लिए जो ज़रूरी है। चाहे वो लोकल इन्वेस्टर को रखना हो या नए को अट्रैक्ट करना हो, तो हमें अपने लॉज तो हमारे ठीक हैं, लेकिन हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि जो लोग एम्बेसीज़ में पोस्टेड हैं वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो उनको वापस बुला लें। गवर्नमेंट को, जैसे हम कहते हैं ना, ऑडिट करना चाहिए हर डिपार्टमेंट का। ऑडिट का मतलब हमारे मुल्क में ये होता है कि आप गए और कि 500 रुपये आए, 500 रुपये खर्च हो गए। परफॉर्मेंस ऑडिट की तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, ताकि ये पता चले कि जिस आदमी को काम दिया गया था वो क्या वो परफॉर्म कर सकता है, और कर सकता है तो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक रवाज है
कि जिन लोगों को हमें खुश करना होता है, जिनका इन्फ्लुएंस होता है, हमने सारी उम्र यही देखा, उनको पोस्ट कर दिया जाता है, वो 3 साल घूमते फिरते हैं फॉरेन मिशंस में और वापस आ जाते हैं, ना किसी ने उनसे दरमियान में पूछना है, ना किसी ने बाद में। तो हमारे लिए जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है या मिशंस का रोल है, उसको बढ़ाने का पहला तो ये है कि आप उनको एक जॉब बेस्ड टारगेट्स दें कि उन्होंने आपने किस फील्ड में क्या करना है, और उसके बाद उनके परफॉर्मेंस ऑडिट्स हों। जब तक ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। और यही चीज़ आप नीचे लेके आए, जो यहाँ अब आप देखिए सी पैक बन गया, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क बन गया, आज तक सिवाय एक आध छोटे मोटे एक्सपोर्ट जोन्स के या प्रेफरेंशियल इलाकों के कहीं कोई आपको नज़र ही नहीं आता। उस रोड का क्या फ़ायदा जिसके साथ इंडस्ट्री नहीं हो, और चाइनीज़ भी इन्वेस्टर खुश नहीं है हमारे साथ। तो जैसे असफर साहब ने कहा, हमें हर जो फोल्डर है, वो तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में तो समझे बिल्कुल रुक ही गया था ना सीपैक वाला, फिर वो एक अलग वही ट्रस्ट डेफिसिट जो आ गया था वो। देखिए इसका मतलब ये है कि हमें इन जो भी हमारे इदारे हैं जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से रिलेटेड हैं, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जैसे ऑडिट वालों का है, जैसे ओम्बुड्समैन का है, तो हमें इन इदारों को भी जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे, इनको भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ताकि उन लोगों की एक कंटिन्यूटी हो और गवर्नमेंट की चेंज नहीं। और आपको याद होगा, हम पहले बातें करते थे कि हमें अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टी को बिठा के इकोनॉमिक एजेंडा पे एक लाइन में लाना पड़ेगा। वो तो शहबाज शरीफ साहब कब से बात कर रहे हैं, 2018 से जब ऑपोजिशन में, हम लोग हमेशा। तो आपका हाउस इन ऑर्डर जब होगा जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी एक उस पे होंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में एक इनहेरेंट कमज़ोरी है, जिसकी वजह से ये शायद हो नहीं पा रहा। ये डिफ़िकल्ट डिसीजन है, लेकिन पार्टीज़ को लेना पड़ेगा। जिन मुल्कों ने तरक्की की, जिनमें हमारे नेबरहुड में चाइना है, इस तरफ ईरान है, उसमें सर ईरान के साथ जो अभी सदर आए थे उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, लेकिन पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को रिवायती अमल से भी आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। $10 बिलियन का हजम बढ़ाने की बात अगर उन्होंने की है, तो हमें ईरान के साथ जो हमारे मेरा ख्याल इकोनॉमिक जोन बनाने की जरूरत है, बॉर्डर मार्केट्स की बात हो रही जी, है। बॉर्डर मार्केट। देखिए मैं ईरान गया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, आफ्टर 19 ईयर्स मैंने 3 साल सर्व किया था। इट वाज अ डिफरेंट कंट्री, न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इकोनॉमी वाइज, प्लस सोशली। तेहरान इज मोर मॉडर्न देन पाकिस्तान नाउ। अगर आप ख़वातीन के फैशन की भी बात करें, तो वी आर नाउ डीलिंग विद एन ईरान विच इज़ टोटली डिफरेंट। अगर हम आप उनसे पुराने मोड में डील करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें अफगानिस्तान से तरक्की की खबरें आ रही हैं, सेंट्रल एशिया का मिनिस्टर साहब ने बताया। तो ऑल इन ऑल वर्ल्ड इज चेंजिंग अराउंड अस, और हमें बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और एक अवेयरनेस। पाकिस्तान ने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जो आपने बात की थी, तो आज़रबाईजान और अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो तिजारती और सरमायाकारी के हवाले से जो है वो स्टेक होल्डर्स मुआहदों पर बातचीत, मुशावरत तो जारी है। ज़ुबैर साहब, अब अगर हम बात करते हैं जैसे ईरान के साथ हमारा हुआ, भारत भी उनके साथ ट्रेड कर रहा है, तरक्की भी कर रहा है। हम जब बात करते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शन की बातें आ जाती हैं। तो हमें अपनी वही डिप्लोमेसी और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको मतलब वाज़े तौर पे क्लियर करके हमें उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे कौमी मुफाद पे है। इस हुकूमत ने ये इनिशिएटिव ले लिया है। देखिए, इंडिया ने जो है ईरान से पूरा फ़ायदा उठाया। जितना सैंक्शन लगी हुई थी आखिरी 8-10 साल में, उन्होंने वहाँ से भरपूर तरीके से पेट्रोल मंगवाया, और जब उनसे पेट्रोल ख़रीदते हैं तो इंडिया जो है वो, उनके लोग और उनकी हुकूमत बहुत शार्प है। उन्होंने कहा जी ये आप इतने % डिस्काउंट दें क्योंकि आपके ऊपर पाबंदी है, हम नहीं ले सकते, ये वो करके, और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से तिजारत की, क्रूड ऑयल मंगवाया और अपने पैसे भी बचाए। पाकिस्तान ऐसा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ज़रूरत से ज़्यादा सैंक्शंस के बारे में मुहतात है। वो कोई काम करने को तैयार नहीं है कि जिसमें ज़रा सा भी कोई ऐसा डर हो कि पाकिस्तान को उस पर कोई पेनल्टीज़ लगें। हम अपना गैस का पाइपलाइन नहीं डाल सकते, इसी वजह से एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, अगर आप सैंक्शन से डरते हैं आप बॉर्डर मार्केट बना दें। जी जी, बॉर्डर मार्केट में जिस मुल्क की जो चीज़ है वो बॉर्डर पे लेके जाए, आपका फॉरेन एक्सचेंज का कोई ताल्लुक होगा ही नहीं। आप लोकल करेंसीज में चेंज करें, ना आपने उसको पेमेंट सेटल करनी है, न्यूयॉर्क से सेटल नहीं करनी, कुछ नहीं, बार्टर ट्रेड करें। बॉर्डर के ऊपर जो है पाकिस्तान को चाहिए कि ईरान के साथ 3-4 जगह पे बॉर्डर मार्केट बना दें, और वहाँ पे जो पाकिस्तानी गुड्स हैं वो वहाँ पे रखे जाएं, इसी तरह ईरानी गुड्स वहाँ पे लाए जाएं। ईरान में भी बहुत चीज़ें बहुत सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हैं
वो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं और हमारे वो मुफाद में होगा कि अगर हम उनके साथ ये बॉर्डर ट्रेड करें, इस तरह से ट्रेड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को ये भी सोचना चाहिए कि इंडिया और चाइना कैसे इससे तिजारत कर सकते हैं, तो वही चीज़ हमें भी करनी चाहिए। उन चीज़ों को देखें, उसके मुताबिक कोशिश करें। ठीक है, अब ये जो 5 ईयर्स वाला फ्रेमवर्क, एक मैं एक बात जी जी कहना भूल गया। जब पिछली दफ़ा बात कर रहा था, मैंने कहा कि FBR के जो भी मामलात थे, लेकिन वहाँ पे कुछ ताजिरों के भी मामलात हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। छोटे ताजिर जो है तकरीबन 4 मिलियन है, 40 लाख है, ये टैक्स देने को तैयार ही नहीं है। इन लोगों के पीछे ताजिर स्कीम पॉलिसी भी लेकर आया, आसाम ताजिर स्कीम पॉलिसी, उसमें भी 200 से ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं कराया ताजिरों ने। 15 साल से इन लोगों के साथ मुंसलिक हूँ और जब भी इनको टैक्स के लिए लेके जाएं, आधा % कहें वो भी देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरी छोटे ताजिरों से और दरमियाने ताजिरों से ये दरख्वास्त है कि खुदारा आप भी कोई टैक्स दें, मुल्क की तरक्की में हिस्सा बने। अभी तक तो ऐसा वो देते ही नहीं और डर खुद तो फल फूल रहे हैं, मुल्क को भी तो फल फूलने का मौका किसी से नहीं डरते हैं और हुकूमत को डराते हैं, जी हम हड़ताल कर देंगे। यार कर दो हड़ताल, एक दिन करो, कितने दिन करोगे? एक दिन, 1 महीना, 3 महीने हड़ताल करो और अपने घरों में बैठो। यहाँ टैक्स दो। आप सड़क नहीं इस्तेमाल करते हैं, सड़क पे आप अपनी गाड़ियाँ चलाते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान की बनाई हुई सड़कें हैं, तो जब वो इस्तेमाल करते हैं तो हुकूमत को टैक्स भी दें। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने। वैसे तो कराची चैम्बर से जो भी हमारे पास आता है हम सवाल तो उनसे करते हैं, लेकिन वो अलग बात शुरू कर देते हैं। हसन हबीब साहब, अब हम जो 5 ईयर्स फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, लाजमी सी बात है इसमें जिन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा उसमें एनर्जी भी है। एनर्जी क्राइसिस हमारा बहुत एक बड़ा मसला है, सस्ती बिजली की फराहमी। दूसरा हमारा पावर सेक्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस हैं, गर्दिशी कर्ज़ों की वजह से हमें बड़े मसले, अदायगियाँ हमारी जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। क्या करें इसमें कि हम एनर्जी सेक्टर के लिए सस्टेनेबल और आसान बिजली फराहम करने के लिए क्या इकदाम करें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिनके लॉसेस 38 तक पहुंच रहे हैं उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। 20 से 38 इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। के इलेक्ट्रिक जब 60, 70, 80s तक 4% लॉस पे चलती थी, अब 20 पे क्यों चल रही है? और ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बर्थ राइट नहीं है किसी का। अगर कोई आदमी बिल नहीं देता है तो आप उसकी बिजली काटते हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब नए सिस्टम्स ऐसे आ गए, नए मीटर्स ऐसे आ गए कि आपको जाके तार काटने की ज़रूरत नहीं होती, मीटर बंद हो जाता है। तो आपको एक तो टेक्नोलॉजी बेस्ड थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। रिकवरी होगी तो गर्दिशी कर्जे कम होंगे ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों को अब हमें एक शऊर देना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब बिजली इस्तेमाल करें तो एफिशिएंटली यूज़ करें। आप एक पुराना पंखा चला रहे हो, उसके मुकाबले में आप अगर ये नई टेक्नोलॉजी का लेते हैं तो 1/3 है। अब जैसे बिजली के बल्ब थे, जब हम छोटे थे तो 100 मेगावाट का 100 वाट का बल्ब जलता था। अब 5-7 का जो है वही काम कर रहा है, उससे ज़्यादा रोशनी देता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, पीक टाइम पे आप अपने फ्रिज को इसको बंद कर दें ताकि इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज को बंद करने की जरूरत नहीं। अगर आपका फ्रिज जो है इलेक्ट्रिकल रेटिंग उसकी अच्छी है जैसे यूरोप में होता है, तो आप कंपेल करें सारे प्रोड्यूसर्स को और यूज़र्स को कि वो अच्छे इक्विपमेंट यूज़ करें जिनका बिजली का कंजम्पशन कम हो। आप अपने जो सिस्टम को चेक करते हैं ना, गवर्नमेंट भी ये करे। देखिए, बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ ऐसी बनी हैं जिनमें बेतहाशा एनर्जी यूज़ हो रही। गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करे कि भाई आप अपनी बिजली को प्रॉपरली यूज़ करें। बिल्डिंग्स के ऑडिट्स होने चाहिए। आर्किटेक्ट्स को सेंसिटाइज करेंगे, भाई जो भी नया स्ट्रक्चर बनेगा वो एनर्जी सस्टेनेबल होगा, तब हम आपको अप्रूव करेंगे। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, 30% प्लस तो वो ले जाते हैं। उनके लिए आपको उनके इंजन्स की परफॉर्मेंस पे, उनके यूजेज पे, उनके दुनिया तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जा रही है, तो हमें भी देखिए इलेक्ट्रिकल में भी अभी तक कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं वो सब बड़ी आ रही हैं, अभी तक कॉमन आदमी के लिए उसकी अफोर्डेबल व्हीकल आई नहीं है। तो हमें इस पे भी काम करना है। बाइक्स आ रही हैं, लेकिन ये कि अब हमें इस पे बहुत ज़्यादा सीरियसली काम करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, बार बार आवाम को शऊर दें, ऑडिट हो। और जो ये एनर्जी गजलर्स लोगों ने ख़रीदने शुरू किए हैं कि पता 4-4 हज़ार सीसी इंजन की गाड़ियाँ, इन पे पाबंदी होनी चाहिए। सर, मुस्तकिल बुनियादों पर तवानाई का, जब तक तवानाई बहरान का खात्मा नहीं होगा तब तक हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी शायद उस तरह, या हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है उस तरह परफॉर्म भी नहीं कर सकेंगी। आप क्या समझें? 1990s में मैं देख रही थी कि हम बांग्लादेश से हमारी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे हुई हुई थी एक्सपोर्ट हमारी,
और हम अनफॉर्चुनेटली टेक्सटाइल के हवाले से बात कर रही हूँ, इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं सनतों को, और ख़ास तौर पे जो SMEs हैं उनकी सरपरस्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि जो 5 ईयर्स फ्रेमवर्क की बात की उसमें एक्सपोर्ट्स को बड़ा इम्पोर्टेंसी दी जा रही है, तो हम तब तक तो वो चीज़ें नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक हम इसे एड्रेस नहीं करेंगे मसले को। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में एनर्जी जो है इस रीजन में सबसे महंगी है। खत्ते में अब आजकल जो है वो इंडस्ट्री के जो बिल आ रहा है तकरीबन 55 रुपीज़ पर वॉट आ रहा है, तो ये इस 55 रुपये रेट से कोई एक्सपोर्ट वायबल नहीं होगी। आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है इसी वजह से गिर रही हैं कि आपकी एनर्जी का रेट इस रीजन में सबसे महंगा है। पहले कहा गया था कि उन्होंने 9 सेंट्स पे एनर्जी देंगे, लेकिन वो फिर 9 सेंट से जो है हुकूमत पीछे हट गई, और इंतहाई ज़रूरी है। तभी जो है बाज़ सनतें जो हैं सोलर पे शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि सोलर पैनल लगाने से बिजली की कीमत कम होती है, और काफ़ी सनतें अब कराची में आहिस्ता आहिस्ता सोलर पे जा रही हैं। और हुकूमत का काम है कि इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बिजली जो है सस्ते नरखों पे दी जाए। ठीक है, तो हसन हबीब साहब, अब जो और दूसरी चीज़ें, हमने एम्पावरमेंट की भी बात की थी, क्योंकि इसमें क्या करें हम लोगों को, ऐसा कौन सा सिस्टम बना के उन्हें हम पावर दें? देखिए, एक तो जो सबसे ज़रूरी है टेक्निकल एजुकेशन। इस मुल्क में MBA प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस मुल्क में मैनेजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन आपका जो कॉमन टेक्नीशियन है वो ना एयर कंडीशनर की रिपेयर कर सकता है, ना वो सीधा दरवाज़ा लगा सकता है, ना वो प्लास्टर कर सकता है। तो एक तो आपको एजुकेशन में करना है कि पब्लिक जो है उसको वो एजुकेशन हो जिससे उसकी जॉब सिक्योर हो, नंबर 1। सेकेंडली, जैसे बिजली है या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, पब्लिक को एक तो इन्फॉर्मेशन हो और वो आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएं, तभी ये मुमकिन है कि पब्लिक जो है इकोनॉमी में अपना कोई पॉजिटिव रोल करेगी। अभी अगर इस तरह से आपने कोई इमीडिएट चेंजेस नहीं की सिस्टम में, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। और आबादी जिस तरह बढ़ रही है, इसमें भी लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई मुल्क जो है वो इतनी आबादी को नहीं कर रहे। जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो मेरे ख्याल में 250 मिलियन को भी सपोर्ट नहीं कर सकते, जाए हम बातें कर रहे हैं 400 मिलियन पे जाने की। तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने पानी को, अपने बिजली को, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए बहुत ज़रूरत इस बात की है कि पब्लिक को हम समझाएं और कोशिश करें कि जो हमारे लोग हैं वो उस मेन स्ट्रीम में आए जिसमें उनको लगे कि उनकी फ्यूचर, उनकी लाइफ और उनकी वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक तो कोई स्किल सीखें और दूसरे अपनी फैमिली को भी संभाल के रखें, ज़रा तादाद ऐसी हो कि जो मैनेजेबल हो। ज़ुबैर साहब, हम जो पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान में तो इस वक्त 6 ट्रिलियन के मादनी वसाइल मौजूद हैं, आपने माइंस की, मिनरल्स की भी बात की थी। अब इसमें जो 5 ईस्ट फ्रेमवर्क है, इसमें इक्विटी की भी बात की जा रही है। हमने रेकोडिक के हवाले से भी देखा, अभी सऊदी अरब भी आपने बताया, सबको पता है कि वो इंटरेस्टेड है कि रेकोडिक, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी आ रहे थे, कुछ हिचेस वहाँ पे भी आ रहे थे, लेकिन अब SIFC के प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो तमाम जो मसले मसाइल थे वो दूर करके सहूलियात फराहम की जा रही है। ये जो जितने हमारे मुल्क में मादनी ज़खायर हैं, ये हम बैरूनी मतलब जो इन्वेस्टर्स आए उनको कहें कि भाई ठीक है आप इस पे काम करें, आप अपना भी हिस्सा रखें, हमें भी कमीशन दें, इससे भी पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी स्टेबल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए माइनिंग इंडस्ट्री जो है इसमें बहुत गुंजाइश है, इसमें इसकी एक्सपोर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर में हो सकती है। और जो आपने कहा कुछ मसाइल हैं, यकीनन मसाइल हैं, और SIFC जो है वो एक इदारा है जो फॉरेनर्स को ये एश्योरेंस देता है कि जी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और तमाम चीज़ें जो स्मूथली चलेंगी। और अभी भी गाहे बगाहे ऐसा होता है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जिससे लोग जो हैं फिर खौफज़दा होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से SIFC और अफवाज पाकिस्तान उसको देख रही हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद महीनों में जो है सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी और फॉरेनर्स आएंगे। देखिए फ़ॉरेनर्स के आने से ना लोकल लोगों की भी ज़िंदगी बेहतर होगी, उनको जॉब मिलेगा। अगर कोई भी बड़ी माइंस लगती हैं उसमें लोगों को बहुत जॉब मिलेंगे और तरक्की भी होगी। फिर इस माइनिंग एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है उस माइन से लेके पोर्ट तक का जो है वहाँ पे रोड्स बनेंगे, बहुत सारी बलूचिस्तान की जो माइंस हैं वहाँ से एक्सपोर्ट जो भी होगी वो या तो ग्वादर जाएगी, लेकिन ग्वादर से ज़्यादा इम्कान है कि कराची पोर्ट कासिम की तरफ आएगी, इन जगहों से जाएगी। तो इसमें हमारा बहुत तरक्की का इम्कान है। बलूचिस्तान में
ना सिर्फ बलूचिस्तान की बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की भी जो है उसकी ज़िंदगी में भी एक खुशगवार तब्दीली आएगी। 5 ईज फ्रेमवर्क को पैरेलल समझा जा रहा है हसन हबीब साहब, सी पैक के उस पे तवाज़ुन में आप क्या समझ रहे हैं कि बड़ा अच्छा नहीं, क्योंकि 2022 जून में ये एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और मैंने जैसे पहले भी बात की कि बहुत सारे फ़िलासफ़र थे, बहुत सारे स्कॉलर्स थे, बड़े ही कॉम्पिटेंट लोगों को बुला के मुशावरत की गई थी। ये चीज़ कितनी अहमियत की हामिल है और इसके मतलब आप समझ रहे हैं कि ये नताइज इसके हासिल होना शुरू होंगे? जी बिल्कुल, मैं इस बात पे बिल्कुल हूँ कि हमें, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम 1 साल की बात करें, हम अगले 25 साल की डायरेक्शन तय करें और अपने टारगेट्स तय करें। जैसे माइनिंग है, माइनिंग का रिज़ल्ट हमेशा लॉन्ग टर्म आता है। जैसे अभी हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कंप्लीट हो रहे हैं, इनका भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो हमारे यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे है कि अब हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को, हमें अपने सिस्टम को, अपनी इंटरनल चीज़ों को इम्प्रूव करना है, अपनी सिक्योरिटी को ख़ास तौर पे इम्प्रूव करना है कि कोई भी जो इन्वेस्टर आएगा वो सबसे पहले सिक्योरिटी देखेगा और उसके बाद ये देखेगा कि वेदर बैंकिंग लॉस ठीक हैं, वेदर जस्टिस की पॉसिबिलिटी है। जस्टिस बहुत ज़रूरी है, टाइमली। अगर इन्वेस्टर को जस्टिस टाइमली नज़र नहीं आया तो आपके पास इन्वेस्टर नहीं आएगा। फिर देखिए एक बड़ा अहम एलिमेंट है जिसकी तरफ हम मिस कर रहे हैं। हमें, हमारी जो कम्युनिटी अब्रॉड है वो $2.5 बिलियन महीना भेज रही है, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई डोंट वी अट्रैक्ट देम? 8 मिलियन लोग हैं जिसके लिए जिनको आप अट्रैक्ट करें। देखिए चाइना में जब इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था तो ताइवानी, सिंगापुरियन और ओवरसीज चाइनीज़ इन्वेस्टर थे जो सबसे पहले आए थे और उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए थे, उनके जोन्स थे, उनके लिए स्पेशल कंसिडरेशंस थी। तो अगर हम अपने लोगों को इस तरह अट्रैक्ट करें तो ये मुमकिन है कि जब वो आना शुरू होंगे तो उनको देख के दूसरे भी आएंगे। असल में मेरा ख्याल है ये काम अब तक इसलिए भी नहीं हुआ था कि जो हमारा सियासी एक एक चपकलस चल रही थी, एक इस्तेकाम नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। इसने कितना अहम रोल अदा किया है? देखिए बहुत रोल अदा किया। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी आपके मुल्क में और एक पार्टी दूसरे पार्टी के पीछे डंडा लेके घूम रही होगी तो ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। दे वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए चाइना है, चाइना के बारे में आप कुछ भी कहें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसलिए इन्वेस्टर बगैर उसके आ जाता है सीधा सीधा। यूरोप का भी यही है, उनके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जस्टिस है, तो इन्वेस्टर जिसको भी अच्छा लगता है चला जाता है। वियतनाम को देखिए, सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट वियतनाम ने की है, आपको वहाँ स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, आपको पॉलिटिकल है और उसके बाद जस्टिस भी है। तो आपको इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है, लेकिन प्राइमरीली आपको सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपकी बैंकिंग के लॉस ठीक होने चाहिए, आपके जो ब्यूरोक्रेसी है उसको तो आपको अभी इत्तलात ये है कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है जी, उससे भी बड़ा एक पॉजिटिव। हाँ देखिए 22% जो मौजूदा है इस पे तो कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। आपने देखा आपकी ऑटो इंडस्ट्री जो इतनी अच्छी चल रही थी, जैसे ही ये रेट ऊपर गए हैं, 19 से ऊपर गए हैं लैंडिंग रेट्स ऑटो में, तो ऑटो इंडस्ट्री बैठ गई है। तो अगर आपकी ये सब चीज़ें होंगी तभी मुल्क चलेगा। ठीक है, चलें, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और यकीनन नाज़रीन बड़े अच्छे मौशी इक़दाम लिए जा रहे हैं और उसमें जो 5 ईज़ फ्रेमवर्क का जो ये इनिशिएटिव ले गया, बड़ा मौसर तरीके से अगर इसको चलाया तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।